नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारा बीएड डीएड का जो टॉपिक है अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी गणेशानंद सनातन धर्म शिक्षण महाविद्यालय उचाना कला की बीएड कक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बात आती है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना, टू नो या टू लर्न, किसी भी चीज को सीखना कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या माध्यम होगा। यानी जब हम अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हैं तो अधिगम कहलाता है। अधिगम में हमारा जो शब्द भंडार है, वर्ड वैकेबुलरी, वो वर्ड वैकेबुलरी उसमें बढ़ोतरी होती है। कि जो शब्द भंडार है उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है। छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले जब उसका जन्म होता है तो वो 6 महीने या 1 साल तक कुछ नहीं बोलता है। 1 साल के बाद धीरे धीरे वो माँ, पापा, भाई, बहन, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी कहना सीखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे स्कूल में एंटर होता है, स्कूल में एंटर होने के बाद वो कुछ शब्दों सीखता है, उठना, बैठना, खाना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है क्लासों में तो उसकी अधिगम प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। यानी सीखने के नए नए तरीके, यानी अपने ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान के पहलुओं को सीखना, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को कैसे प्रयोग करना है, उन सब को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और अधिगम में जो प्रकार है, जो ये आज हम अधिगम के प्रकार डिस्कस करेंगे, ये गैगने के अनुसार है। जो एक विद्वान हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गैगने, उन्होंने कहा था कि अधिगम को अगर हमें सीखना है तो वो कहीं ना कहीं जब हमें उसका आधारभूत ज्ञान होगा कि अधिगम किस प्रकार सीखा जाएगा, कैसे सीखा जाएगा, सीखने के माध्यम क्या होंगे, उसके द्वारा ही हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, अधिगम में बढ़ोतरी की जा सकती है, सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और अधिगम के प्रकार में सबसे पहले प्रकार आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम होता क्या है कि किसी भी समस्या का हल करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि भी समस्या क्या है। समस्या जैसे छोटा बच्चा होता है, क्लास में होता है, वो प्रॉपर्ली खाना नहीं खाता, तो टीचर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसको समझे, टू नो द चाइल्ड। यदि हम समस्या को जानेंगे, छात्र को पहचानेंगे, तो हम उसकी समस्या का निजात कर सकते हैं। बात आती है समस्या क्या है, समस्या कैसे होती है। कि समस्या जब पैदा होती है तो सबसे पहले उसे कारण को जानना होता है हल करने के लिए, कि भी कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कारण क्या है। और जो समस्या का कारण होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, उस समस्या के कारण को जानेंगे, जानने के बाद हम उसके बारे में परिकल्पना करेंगे, परिकल्पना करने के बाद क्रियान्वयन करेंगे, क्रियान्वयन करने के बाद कहीं ना कहीं उसके बारे में डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन करने के बाद हम उस समस्या को हल कर देंगे। यानी किसी भी समस्या को हल करना समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। कि हम किसी भी समस्या को कितने जल्दी और आसानी से सरल तरीके में हल कर सकते हैं, वो अधिगम है। सिद्धांत अधिगम की अधिगम के सिद्धांत क्या है। अधिगम के सिद्धांतों का हमें पता होना चाहिए। अधिगम के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जो अधिगम के सिद्धांत कहे जाते हैं कि भी प्राथमिक नियम या प्राथमिक सिद्धांत, और उसके बाद गुण सिद्धांत। ला की बात आती है कि क्या है, और सिद्धांतों में क्या है, तत्परता का नियम की भी बात आती है। तत्परता होने से छात्र अधिगम तभी प्राप्त कर पाएगा जब वो है खुद सीखने के लिए तैयार होगा। और सिद्धांतों में भी कहीं ना कहीं जो सिद्धांत अधिगम के क्या क्या है, एकीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि भी बच्चे को एकजुटता के आधार पर ज्ञान को समायोजन करने में अक्षमता प्रदान करना। कि छात्र जो होता है उसको भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस सारे के सारे ज्ञान को इकट्ठा कैसे करके रखेगा, वो सिद्धांत अधिगम कहलाता है। कि सिद्धांतों के आधार पर अधिगम को सीखना, कि जो हमारे सिद्धांत है वो कैसे हैं और हमें सिद्धांतों को कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद आता है अवधारणा अधिगम। अवधारणा आता है कॉन्सेप्ट की बात आती है, किसी भी चीज का मीनिंग। कि छात्र को यदि हम सबसे पहले उसके अर्थ को स्पष्ट करके बताएंगे, मान लो आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, संज्ञा छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या होगा, अध्यापक बताता है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। यानी जब बच्चों से आप संज्ञा के बारे में पूछेंगे तो एकदम से बता देंगे सर ने ये बातें बताई थी।
यानी किसी भी चीज को बच्चों को सिखाने से पहले उसकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट, सरल और आसान होनी चाहिए, जो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, की भेद करना, डिफरेंशिएट करना, कि एक पहलू को दूसरे पहलू से अलग करके कैसे बताया जा सकता है। अगर बात आए कि भी भेद करना क्या होता है, भेद में एक दो शब्द की बात करता हूं मैं, एक होता है नो, NO, और एक शब्द होता है KNOW, नो। दोनों को बोलते क्या है? नो बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक नो, NO का अर्थ होता है नहीं, यानी नेगेटिव की बात आती है, और एक नो का अर्थ क्या होता है? KNOW का अर्थ क्या होता है? कि भी उसमें आपने जानना, टू नो, जानना किसी चीज को, तो वो चीजें क्या आते हैं? विभेद करना। यानी अध्यापक जब कक्षा में आए तो वो अपने छात्रों को प्रत्येक वस्तु के बारे में डिफरेंट करके बताए, ताकि छात्रों की सीखने की गति है प्रभावी रहे। और विभेद यानी छात्र एक पहलू का दूसरे पहलू के साथ साथ, संबंध के साथ साथ उनमें भेद करने में भी सक्षम होना चाहिए, डिफरेंस बताने में सक्षम होना चाहिए। जैसे दो छात्रों की अध्यापक तुलना करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा भी अच्छा है, एक तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा है, और एक कहे ये बच्चा सबसे अच्छा है। तीनों में अगर बात करें डिग्री का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करता है तो इट मींस वो उसके गुणों में भेद करके बताया गया है कि ये बच्चा पूरी क्लास में सबसे अच्छा है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यापक ने उसके गुणों की तुलना दूसरे छात्रों से जरूर की हो। ये होता है विभेदात्मक अधिगम। उसके बाद शाब्दिक सहचर्या अधिगम। शाब्दिक सहचर्या अधिगम क्या होता है? कि हम किसी भी शब्द को आसानी से सीख लेते हैं, सीखते हैं ना, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई भी हमसे नया शब्द सुनने को मिले तो हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं। शाब्दिक सहचर्या अधिगम यानी शब्दों को अध्यापक कक्षा में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा तो छात्र भी उन शब्दों को सीखने का प्रयास करेगा। और ये सहचर्या होता है कि स्वभावगत, कि हमारे स्वभाव में है, हम कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में, गाड़ी में या ट्रेन में, तो जो साइड में रोड के बोथ साइड जो रोड के सिरे होते हैं वहां पे कुछ पंपलेट, कुछ बैनर लगे होते हैं, आप उनको पढ़ते हुए जाते हैं। क्यों? क्या प्रयोग उस चीज का? क्यों? क्योंकि वो शाब्दिक सहचर्या अधिगम है, क्योंकि वो आपके स्वभाव में है कि नए नए शब्दों को सीखना। ठीक उसी प्रकार छात्र, जैसे आप बीएड एडमिशन लेते हैं, आपको साइकोलॉजी का भी पता होता है, फिलोसफी का भी पता होता है, लेकिन धीरे धीरे आप साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारा विवरण देने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला होता है चेन लर्निंग की बात आती है कि हम अपने अधिगम को एक पहलू को दूसरे पहलू से कैसे जोड़ते हैं। अगर स्टार्टिंग में जब छोटा बच्चा क्लास में आता है तो अध्यापक उसको ABCD सिखाता है, स्वर व्यंजन सिखाता है और गिनती सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही आगे चल के उसके शब्दों का, वाक्यों का या पद्यांश का सार बनते हैं। अगर बात करें छात्र को स्वर व्यंजन ज्ञान नहीं होगा तो कोई शब्द लिखने में असक्षम होगा, शब्द लिखने में असक्षम होगा तो उसको ज्ञान ही नहीं। यानी श्रृंखला कहां से जोड़नी है? आधारभूत आवश्यकताएं। जैसे कहा जाता है कि श्रृंखला बनाने के लिए सबसे पहले मेन कड़ी का ध्यान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार छात्र को सिखाने के लिए या अधिगम कराने के लिए सबसे पहले होता है छात्र को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना। अध्यापक का फर्ज है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना, लेकिन सिखाने के साथ साथ कहीं सिखाएगा कब? जब छात्र बच्चे को तैयार कर लेगा, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लेगा कि अब बच्चा सीखने के लिए तैयार है, तो वो एक श्रृंखला क्या है? जो अध्यापक बताना चाहता है छात्र उसको सीखने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ जोड़ के चलता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है? कि वह अधिगम जिसमें क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। आपने पावलोव की थ्योरी सुनी हो, जिसको 1994 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ई पावलोव। तो उन्होंने एक लर्निंग थ्योरी दी थी कि भी किसी भी, जैसे
जानवर है, अगर हम उसको भी कंडीशनिंग में रखेंगे तो वो सीखता है। उसके लिए चाहे हम प्राकृतिक या जो बनावटी उद्यम है उन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि भी छात्र है, छात्र एक कक्षा होगी, कक्षा के बाद घंटी बजेगी, घंटी बजेगी उनका आवाज होगा, इस टीचर का पीरियड होगा, तो वो उस टीचर के अनुरूप ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं। और टीचर आते ही पूछता है, मान लो पहला पीरियड भी आपका हिंदी का लग रहा है, दूसरा अंग्रेजी का लग जाए, और टीचर आते पूछे बेटा व्हाट इज द नाउन, तो क्या आप हिंदी में बताएंगे? नो, आप इंग्लिश में बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कर रहे हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन होती है, जैसा घटक होता है, उसके अनुरूप आप क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम वो है अधिगम होता है जिसको हम सिंबॉलिक लर्निंग भी कहते हैं। संकेतों के माध्यम से सीखना, यानी जब आप जो डीफ एंड गूंगे और बहरे विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं संकेतों के द्वारा ही सीखते हैं। यानी ये एक प्रकार है, जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं, तो हाईवे पे जा रहे हैं, वहां पे 3 तरह की लाइट आती है, ग्रीन, रेड एंड येलो। रेड है तो इट मींस क्या है, संकेत क्या है, भाई आप ठहर जाइए, आप ये रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ग्रीन है तो आप क्रॉस कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, यानी यही है। उसके बाद हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जाने के बाद आपको कहां से टर्न करना है, ये नहीं है कि उसी साइड से टर्न कर लेंगे। वहां पे एक एरो लगा होता है, किस प्रकार का कि भी उसमें एक एरो लगा होता है, जैसे ये लगा दे कि ये लग गया, और उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इट मींस आप यहां से चले और यहां लिख दिया जाएगा 500 मीटर, यानी आप यहां से जा रहे हैं तो यहां से जाते हैं 500 मीटर के बाद आप टर्न कर सकते हैं अगर आपने मुड़ना है तो। वो सारे सारे क्या है, संकेत अधिगम है। यानी छात्रों को सांकेतिक अधिगम भी करवाना। और सांकेतिक अधिगम दो तरह का होता है, एक होता है सार्वजनिक सांकेतिक अधिगम और एक होता है व्यक्तिगत सांकेतिक अधिगम। सार्वजनिक सांकेतिक अधिगम वह होता है जब सारे के सारे कॉमनली जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं वो संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू होते हैं, समझे जाते हैं और उनका अर्थ भी एक ही होता है। और व्यक्तिगत में क्या होता है, व्यक्तिगत में जो संकेत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में आपके फोन में कौन सा नंबर किस नाम से सेव है, यू नो वेल, आप अच्छे से जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत संकेत है। तो वो सारे के सारे दो प्रकार का होता है। चलिए, तो इसके साथ ये कह सकते हैं कि जो अधिगम के प्रकार है वो हमारे ये हैं, और ये इनके आधार पर ही कहीं ना कहीं छात्र को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब हम करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के लाभ क्या है? अधिगम हमें योग्य बनाता है, समाज की योग्यता विकसित करता है, समाज की योग्यता के साथ साथ इनकी तत्परता भी विकसित करता है, हमारा जो अस्तित्व स्थापित करने में सहायक होता है। कि अस्तित्व क्या है कि यदि हमें ज्ञान होगा तो हम अपना एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं, प्रभाव छोड़ना इसको बोलते हैं, यानी प्रभाव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं सामाजिक छवि में सुधार कर सकता है, भविष्यवाणी को अभिव्यक्त कर सकता है। यदि हमें सीखने की गति होगी तो वो हमारी भविष्यवाणी के बारे में भी सहायक होता है। तो ये सारे सारे लाभ होते हैं। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक मेनली 3 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत कारक, विधि कारक और कार्य संबंधी कारक। मैं बता देता हूं कि व्यक्तिगत कारक क्या है। व्यक्तिगत कारक होता है एक व्यक्ति विशेष से संबंधित इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है व्यक्तिगत भिन्नता? क्या है व्यक्तिगत भिन्नता? वह भिन्नता होती है जो एक व्यक्ति विशेष को दूसरे व्यक्ति विशेष से अलग करती है। ये व्यक्तिगत वही है, यानी ये एक व्यक्ति विशेष के आधार पर ही सारे के सारे कारक जो प्रभावित करते हैं। विधि संबंधी, विधि होता है कानून, नियम, जो भी आपको नियम बनाए जाएंगे या कानून होंगे उनके आधार पर कौन कौन से कारक जो हमारी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उनको कमजोर बनाते हैं, सकारात्मक करते हैं। उसके बाद कार्य संबंधी कारक। कार्य क्या है कि जो हम कार्य करते हैं वो भी कुछ कारक हैं जो हमारी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अब हम करते हैं व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक क्या है? व्यक्तिगत कारक में सबसे पहला आता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता होती क्या है? परिपक्वता वह प्रक्रिया होती है या वह अवस्था जिसमें छात्र अपने गुण, अवगुण या अच्छाई या बुराई को जानने में पूर्णतः सक्षम होता है
परिपक्वता होती है। यदि छात्र अपनी अच्छाई और बुराई को जानने में सक्षम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा जान सीख पाता है। अगर वो कहीं परिपक्व नहीं होता है तो उसकी सीखने की गति कमजोर हो जाती है। चलिए उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की अभिप्रेरणा क्या है कि व्यक्ति या छात्र अपने आप को कितना मोटिवेट कर पाता है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक आउटर मोटिवेशन, एक इनर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन जो बाहर देख के हम मोटिवेट होते हैं, जैसे हम किसी के रहन सहन को देख के कहीं अरे यार मेरा भी रहन सहन ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, यानी आप बाहरी प्रेरणा दे रहे हैं। और आंतरिक मोटिवेशन होता है जब हम कोई भी कार्य बिना किसी के कहे अपने आप ही करने के लिए उत्सुक होते हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यदि अभिप्रेरणा सकारात्मक होगी तो हमारी सीखने की गति बढ़ती है, और यदि अभिप्रेरणा नकारात्मक होगी तो वो भी हमारी सीखने की गति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है ध्यान या रुचि, कि कोई भी काम हम करते हैं कि यदि हमारा ध्यान होगा और रुचि होगी तो कहीं ना कहीं उस कार्य के परिणाम सकारात्मक होते हैं। लेकिन यदि हमारा ध्यान या रुचि कम हो जाती है तो वहां पे नकारात्मक परिणाम हमारे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आप रोड पे जाते हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, इस तरह का मोटो लिखा है। यानी बी अलर्ट, जितना हम अलर्ट रहेंगे, जितना हम एक्टिव रहेंगे तो हम अपने कार्य को ज्यादा से ज्यादा अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हमारा ध्यान ही नहीं होगा, हमारी रुचि नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो कार्य क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। यानी ये भी कारक है जो प्रभावित होता है। तत्परता, तत्परता होता है कि किसी काम करने की, किसी भी कार्य को करने की उत्सुकता, बेचैनी, लगन, निष्ठा, ये सारे की सारी बातें इसमें आती हैं कि जितना छात्र उत्सुक होगा कोई काम करने के लिए तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। अगर वो प्रस्तुत कर देगा तो तत्पर होगा तो कार्य अच्छा होगा, और तत्पर नहीं होगा तो वो कार्य अच्छा नहीं होगा। छात्र को अगर अध्यापक कहे बेटा आज आपका टेस्ट है, तो छात्र कहेंगे गुरुजी वी आर रेडी, टेस्ट लीजिए। और छात्र कहे सर जी आज नहीं, कल ले लीजिए, तैयारी करो। तो क्या है, यानी कहीं ना कहीं एक रूप को देखा जाए तो छात्र सक्रिय है, सक्रिय तो सीखने की गति क्या होगी, बढ़ेगी। और एक जगह में देखा जाए तो छात्र निष्क्रिय है, जब निष्क्रिय होता है तो वहां पे सीखने की गति कमजोर हो जाती है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन, किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप में सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। जैसे अगर बात करें क्लास में टीचर हो और स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के मन में जितने भी डाउट होते हैं वो अपने टीचर से डायरेक्ट पूछते रहते हैं, सर जी ये बताइए जी, ये बताइए जी। तो वो क्या होगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान अगर छात्र को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सीखना अच्छा होता है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होगा शिक्षण प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया में तो अधिगम को कमजोर बना देते हैं। शारीरिक रोग या जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वे आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो आपको कोई फीवर है या बैकबोन प्रॉब्लम है या कोई अन्य समस्या है, तो आपकी सीखने की गति ऑटोमेटिकली प्रभावित होती है, क्योंकि आपका ध्यान आपके रोग के ऊपर ज्यादा होगा, सीखने के ऊपर कम होगा। कि भी हमने क्या सीखना है, मान शारीरिक रोग है, एक बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन बच्चे के सिर में दर्द है, तो छात्र क्या सोचेगा, अरे यार पीरियड किस समय होगा, तो मेरे सिर में दर्द है, टैबलेट लेने जा रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो बच्चा प्रॉपर्ली सीख नहीं पाता जो उसने सीखना चाहिए था। उसके बाद आता है थकान, फैटिग जिसको बोलते हैं। थकान क्या होता है, थकान दो प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक थकान वो होती है जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करते समय हमारे कार्य की जो करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो शारीरिक थकान आ जाती है। और मानसिक थकान वो थकान होती है जिसमें हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय हमारी गलतियां ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, लिखते समय कई शब्द बार बार गलती लिखा जा रहा है, तो इट मींस हमारी मानसिक थकान हो चुकी है, तो वहां पे रेस्ट होता है। और यदि हम थके आ रहे होंगे तो हमारी सीखने की गति प्रभावित होगी, यानी हमें फ्रेश होना चाहिए। थकान होगी तो हम कार्य को अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा सीख नहीं सकते। भोजन या औषधि, कि छात्र को संतुलित भोजन मिलना चाहिए। संतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वो संतुलित भोजन होता है। और औषधि यानी कहीं ना कहीं वो शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज करता है, बीमार
मेडिसिन न ले रहा हो, जिसकी वजह से भी उसको कहीं ना कहीं सीखने में बाधा आती है। यदि उसको भोजन संतुलित तो नहीं मिलेगा और दवाइयां ले रहा है, बार बार कोई समस्या से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित होगा, सीखने की गति कमजोर हो जाएगी। लास्ट इसमें इच्छा शक्ति, कि छात्र की इच्छा शक्ति उसको सबल और योग्य बनाती है। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारी इच्छा शक्ति कोई काम करने की है कि भी आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली करेंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो आप उस कार्य को अच्छा से अच्छा नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है विधि संबंधी कारक। विधि संबंधी कारक क्या होता है कि जो नियम है उनसे संबंधित है, कि अभ्यास है कि यदि छात्र को कोई भी कार्य हम सिखाते हैं, अधिगम करवाते हैं, अधिगम करवाने के बाद उसको बार बार उस कार्य का अभ्यास कराना चाहिए, तो वो अच्छा होगा। जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटर में कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का 1 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, वो करते हैं तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 6 महीने 1 ईयर का करते हैं, तो अगर वो 2 साल 3 साल तक कंप्यूटर के टच में ना रहे तो उनका आधे से ज्यादा ज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। दूसरा आता है और अभ्यास का की कमी होगी तो सीखने की जो कमियां हैं ऑटोमेटिकली आएंगी। उसके बाद है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई भी काम है अगर हम खुद करके सीखेंगे तो अधिगम प्रक्रिया हमारी प्रभावित होगी, अधिगम प्रक्रिया ज्यादा प्रभावशाली होगी। और अगर करके खुद नहीं सीखेंगे तो वहां पे अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी, कमजोर होगी। उसके बाद है सीखने की विधियां, भी हमें सीखने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अब आपको एक मैं एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पे एक पर्सन दे दिया जाता है मैथ्स का, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, ये मूलधन इतने रुपए है, दर ये इतने प्रतिशत है, समय कितना है, इसको कहीं ना कहीं आप इसका साधारण ब्याज निकालिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा साधारण ब्याज का निकालने का, साधारण ब्याज का तरीका क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप उसको कभी नहीं निकाल सकते, आप गलती निकाल लो। लघुत्तम समावर्तन निकालना है, वो भी आपको तरीका नहीं पता हो तो आप उसको गलती निकाल लेंगे। ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें कहीं ना कहीं आपने जो पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग किया जाता है, अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का नहीं पता हो तो आप उसको गलती निकाल देंगे। यानी कहने का भाव क्या है कि छात्र को अधिगम की सारी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर विधि और ज्ञान नहीं है तो उसकी सीखने की गति कमजोर हो जाती है। सुनना एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विधि के अंतर्गत अगर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा तभी वो चीजें सीख पाएगा। अगर सुनेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर में बाइक है, नई बाइक ली आपने, और मम्मी ने बेटे को बोला बेटा बाजार जा, बाइक ले जा और सामान लेके आना है। बेटे ने झट से बाइक की चाबी उठाई, चाबी लगाई, की को लगाई, बाइक उठाई और चला गया। लेकिन जाने के बाद के लिए उसको याद आने की कुछ ही नहीं, मम्मी से क्या लेके आना है। फिर फोन करता है, दोबारा आता है। यानी अगर हम प्रॉपर्ली सुनेंगे नहीं तो हम अच्छे से अच्छा सीखेंगे नहीं। पूर्ण ज्ञान अंश विधि, यानी हम जब भी कोई भी ज्ञान दिया जाता है, अधिगम कराया जाता है, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और एक एक अंश का ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण का तो होना होना चाहिए, एक एक अंश। जैसे आपकी अधिगम की बात करें, अधिगम का अर्थ आपको पता होना चाहिए, वो अंश विधि में रहता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के लाभ, अधिगम के जो प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तिगत विधि के कार्य संबंधी कारक, ये सारे के सारे अंश कारक में आ जाते हैं। यानी प्रत्येक पहलू सिखाने के लिए पूर्ण ज्ञान तो देना ही देना है, लेकिन उसके प्रत्येक अंश का यानी पार्ट का भी ज्ञान हमें प्रदान करना। अगर नहीं दिया जाएगा तो वो कहीं कमजोर होगा, छात्र सीख नहीं पाएगा। पथ प्रदर्शन की बात होती है कि छात्र को एक प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन ये होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को एक सकारात्मक रास्ते का की ओर मोड़ना या अग्रसर करना। और पथ प्रदर्शन में अध्यापक को अपने छात्रों को हमेशा सकारात्मक पथ प्रदर्शन के लिए समय समय पर उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कहीं भी छात्र अच्छा नहीं सीख पाएंगे। समय सारणी की छात्रों को सिखाने के लिए एक नियमित टाइम टेबल होना चाहिए, नियमित टाइम टेबल होना चाहिए, जिसके अंतर्गत छात्रों का समय फिक्स कर दिया जाए। भी आधा घंटा सीखेंगे, आधा घंटा ये सीखेंगे, आधा घंटा अंग्रेजी सीखेंगे, आधा घंटा हिंदी सीखेंगे, आधा घंटा मैथ सीखेंगे, आधा घंटा ये रीड होगा। तो उसमें क्या होता है कि छात्रों को सभी विषयों का ज्ञान, या जो हमारा एक बात आई थी कि भी
श्रृंखला अधिगम वो उसमें आ जाता है, या शाब्दिक सहस्त्री अधिगम वो दोनों को प्रयोग कर लेता है। उसके बाद आता परिणाम का ज्ञान कि छात्र को प्रत्येक परिणाम के बारे में अध्यापक को समय समय पे जानकारी दे देनी चाहिए। अध्यापक को भी ज्ञान होना चाहिए कि छात्र का परिणाम क्या रहा है, छात्र ने 10 अंक लिए हैं 10 में से, या 2 लिए हैं, या फेल हुआ है, या 5 लिए हैं। तो यदि परिणामों का ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं वो छात्र को अधिगम संबंधी जानकारी दे सकता है। परिणामों का ज्ञान नहीं हुआ, अभाव रहेगा, तो छात्र अच्छा सीख नहीं पाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कार्य संबंधी कारक। कार्य संबंधी कारक कौन से हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं और करने के बाद हम उससे संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो हमारे प्रभाव करते हैं। सबसे पहला आता है कार्य का कठिनाई स्तर। कार्य कठिनाई स्तर क्या है कि आपको लेवल ऑफ द डिफरेंट जो डिफिकल्टी है वो पता होना चाहिए। कार्य जितना कठिन होगा आपकी मेहनत उतनी ही ज्यादा होगी। कई बच्चे क्या होता है साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, अंग्रेजी की बात करते इससे तो हमें वैसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कार्य हम कठिनाई मान रहे हैं, उसे सतर का ज्ञान नहीं है कि वो कितना अच्छा है। लेकिन अगर हम उस सतर को गहराई से जान लें, कठिनाई सतर को जान लें, तो कहीं ना कहीं हम उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जितना कठिनाई सतर ऊंचा होगा उतना ही हमारे जो कार्य करने की क्षमता है हमने बढ़ानी होती है, उसमें वृद्धि करनी होती है, और वृद्धि करेंगे तो उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कठिनाई सतर का नहीं पता होगा तो हमारा जो अधिगम है वो प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद है कार्य की समानता। भी कार्य कैसा है, कार्य करते समय कार्य में समानता है या असमानता है, इन चीजों का अध्यापक को बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। बीएड में अगर बात करूं बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड की फुल फॉर्म बनती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड में जितने भी विषय हैं सारे के सारे रिलेवेंसी हैं, ईच उनमें हेडिंग सब हेडिंग लगभग सेम है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, डिफरेंस होगा, वो कार्य की समानता है। उसके बाद है कार्य का अर्थपूर्ण होना, कि यानी कार्य जब आप करते हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। कार्य आप कर रहे हैं, कोई आए कोई व्यक्ति आपसे पूछे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बेटा क्या कर रहे हो, टीचर आए क्लास में, बेटा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। और एक टीचर आए क्लास में पूछे बेटा क्या कर रहे हो, सर हम लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट आ रहा था कि भी कोई भी है अभ्यास क्या होता है सर इसके बारे में। यानी अगर आप कार्य का अर्थपूर्ण होना, यानी कार्य को अर्थपूर्ण रूप से करेंगे तो वो प्रभावी होगा, अगर अर्थपूर्ण ढंग से नहीं करेंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। उसके बाद है कार्य की रोचकता या अरोचकता। कार्य हमेशा रोचक होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे ध्यान और रुचि की बात आई थी कि व्यक्तिगत जितना बच्चे को कार्य रुचि बनाएंगे, यानी फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना कि समस्या समाधान है या बच्चे को सिखाना है, तो उसको सबसे पहले सिखाने के लिए उसको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को तैयार करना, ताकि हम उसको अच्छे से अच्छा सिखा सकें। और वो तब होगा जब बच्चे की कार्य के प्रति आप रोचकता को निर्माण कर सकते हैं। यदि बच्चा रोचक होगा कार्य के प्रति, कार्य रोचक होगा तो बच्चा सीखेगा ज्यादा, अगर अरोचक होगा तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें सीखने की ओर नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। लास्ट है कार्य की प्रगति का ज्ञान, कि छात्र को समय समय पर अपने कार्य की प्रगति का ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यापक को छात्र की कार्य की प्रगति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि भी कार्य आप करवा रहे हैं, कार्य कैसा है, प्रभावी है या नहीं है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, कार्य आपने कितने % प्राप्त किया है। अगर मैं अभी बात करूं चंद्रयान 2 की बात करता हूं, मैं चंद्रयान छोड़ा गया था जो भारत के द्वारा, इसरो जो इंडियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा छोड़ा गया था, तो बाद में उसमें आंकलन आता है कि हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, जो लैंडर करवाना था ऊपर चंद्रयान पे, तो उसकी जो कार्य है वो हमारा जो योजना थी चंद्रयान की, तो वो चंद्रयान 2 की जो योजना थी वो हमारी 95% सकारात्मक रही। यानी हमारे कार्य का ज्ञान हो गया कि हमारी प्रगति कितनी हुई है, कितने % की कमी रही है, तो बाकी हम क्या है उस 5% के ऊपर फोकस कर जाएंगे ताकि हम कार्य को 100% प्राप्त कर सकें। अगर छात्र को समय समय पे उसी कार्य का ज्ञान दे दिया गया कि बेटा अभी आपका
टारगेट प्राप्त करने में ये मैंने तो करनी है, ये और सीखना है, ये और सीखना है, तो वो छात्र कहीं ना कहीं सकारात्मक चलता है कि हाँ, और अध्यापक ये भी बताए कि क्या क्या उसने सीख लिया है। जब वो चीजें सारे बताएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र उसमें इंटरेस्ट लेता है और आगे बढ़ता है। अगर छात्र को ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो कार्य है वो सीखने की गति बाधित होगी। करिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसी दौरान आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखें, अपने आप को बचाएं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।